ये कहानी है सिमरन की। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। वह दिल्ली की एक मशहूर पब्लिशिंग कंपनी में एड डिपार्टमेंट की हेड थी। ऑफिस में उसका अपना एक अलग रुतबा था। लोग उसके काम करने के तरीके से अच्छी तरह परिचित थे। वह किसी के दबाव में नहीं आती थी और गलत बात को गलत कहने में उसे जरा भी डर नहीं लगता था। सिमरन मजबूत थी, बिंदास थी और बेहद निडर थी। ऑफिस में कुछ लोग उसकी इज्जत करते थे, कुछ उससे डरते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी कामयाबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो उसे देखकर मन ही मन सोचती थीं, काश हम भी अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर पाएं। सिमरन ने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया था वह किसी की मदद से नहीं मिला था। उसने सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर बनाया था, लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर से वह जितनी मजबूत दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही अकेली थी। उसके पास अच्छी नौकरी थी, पैसा था, इज्जत थी, अपना घर था, लेकिन उसकी जिंदगी में वह इंसान नहीं था जिसके सामने वह अपने दिल की सारी बातें कह सके, जिसके सामने उसे हर वक्त मजबूत बने रहने की जरूरत न पड़े, जिसके सामने वह अपने सारे डर, अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस एक साधारण लड़की की तरह रह सके। सिमरन के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार नहीं था। कई बार रात को ऑफिस से लौटने के बाद जब वह अपने घर का दरवाजा खोलती तो कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती। अंदर पूरा घर शांत पड़ा रहता। वह अपना बैग सोफे पर रखती, जूते उतारती और चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती। नीचे सड़क पर लोगों की आवाजाही लगी रहती। कहीं कोई पति अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा होता, कहीं बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चल रहे होते, किसी घर की बालकनी से हंसी की आवाज आती। सिमरन उन आवाजों को सुनती और कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुराना खालीपन उतर आता, क्योंकि उसके बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। उसका घर कभी खुशियों से भरा घर नहीं रहा था। सिमरन बहुत छोटी थी जब जिंदगी ने उसे यह समझा दिया था कि हर बच्चे के सिर पर माँ बाप का साया हो, यह जरूरी नहीं। वह मुश्किल से 12 साल की थी जब उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके और उसके छोटे भाइयों के लिए इस दुनिया में कोई जिम्मेदार नहीं है। जिस घर में बच्चों को सुरक्षा, प्यार और अपनापन मिलना चाहिए था, वहीं उनके घर में रोज झगड़े होते थे। कभी बर्तन टूटने की आवाज आती तो कभी दरवाजा जोर से पटकने की। घर के कोनों में शराब की खाली बोतलें पड़ी रहती और कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता जैसे वहां कई दिनों से किसी ने सफाई ही नहीं की हो। उसके माता पिता की सुबह भी अक्सर झगड़े से शुरू होती थी। कभी दोनों इस बात पर लड़ते कि आज कबाड़ी के पास खाली बोतलें कौन लेकर जाएगा, तो कभी इस बात पर बहस होती कि उन पैसों से कितनी शराब आएगी। और उन सबके बीच उनके 3 बच्चे चुपचाप बैठे रहते। उन्हें भूख लगी है या नहीं, उन्हें स्कूल जाना है या नहीं, उनके कपड़े साफ हैं या नहीं, इन बातों की किसी को चिंता नहीं थी। सिमरन ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि अगर उसने अपने भाइयों को नहीं संभाला तो शायद कोई और उन्हें संभालने नहीं आएगा। इसलिए वह रोज सबसे पहले उठती। माँ बाप के जागने से पहले ही वह रसोई में पहुंच जाती। अलमारी के पीछे छिपाकर रखे थोड़े से चावल या दाल निकालती और चुपचाप खिचड़ी बना देती। कभी उसमें सब्जी होती तो ठीक, वरना सिर्फ नमक डालकर ही दोनों भाइयों को खिला देती। उसका छोटा भाई किशन तब सिर्फ 3 साल का था, दूसरा भाई अमन 7 साल का। सिमरन पहले दोनों को खाना खिलाती और फिर खुद जल्दी जल्दी खाने बैठती। किशन अभी बहुत छोटा था, इसलिए सिमरन को डर रहता कि कहीं वह गरम खाना अपने ऊपर न गिरा दे। इसलिए वह एक हाथ से उसे संभालती और दूसरे हाथ से खाना खिलाती। वहीं अमन की अपनी अलग परेशानी थी। उसे हमेशा लगता कि किशन की प्लेट में उससे ज्यादा खाना है। वह अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करता और फिर चुपके से किशन की प्लेट में चम्मच डालने की कोशिश करता। सिमरन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती। अमन, ये क्या कर रहा है? दीदी, इसे ज्यादा मिला है। कुछ ज्यादा नहीं मिला, अपनी प्लेट में देख, तेरी भी उतनी ही है। नहीं, इसकी ज्यादा है। सिमरन उसे प्यार से समझाती। पहले अपना खाना खत्म कर, अगर फिर भी भूख लगी तो मैं तुझे और दे दूंगी। सच? हाँ, बिल्कुल सच।
अब चुपचाप खा। फिर अमन मुस्कुराकर खाना खाने लगता। सिमरन उसे देखती और मन ही मन सोचती, बस तुम दोनों खुश रहो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए घर से ज्यादा मुश्किल थी। मोहल्ले के दूसरे बच्चे सिमरन और उसके भाइयों के साथ खेलने से कतराते थे। उनके माता पिता अपने बच्चों को साफ साफ समझाते, उन बच्चों के साथ ज्यादा मत घूमना, पता नहीं कैसे घर से आते हैं, उनके माँ बाप दिन रात शराब पीते हैं, तो बच्चे भी बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। सिमरन कई बार ये बातें खुद सुनती थी। उसे बहुत बुरा लगता था। आखिर उसके भाइयों की इसमें क्या गलती थी? लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह जवाब देगी तो बात और बढ़ जाएगी। मोहल्ले की गुप्ता आंटी तो अक्सर अपनी बेटी को सिमरन और उसके भाइयों से दूर रखते हुए कहती, बेटा इनके पास मत जाना, इनके कपड़ों से बदबू आती है, बीमारी वमारी लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। सिमरन सब सुनती, उसकी मुट्ठियां भींच जाती, लेकिन वह अपने भाइयों के सामने कभी रोती नहीं थी। वह चाहती थी कि अमन और किशन उसे देखकर मजबूत बनना सीखें। कई साल तक वह सब सहती रही, लेकिन एक दिन अमन रोता हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। सिमरन देखकर घबरा गई। अमन, क्या हुआ? अमन कुछ बोल नहीं पाया। वह सिसकते हुए सिमरन से लिपट गया। दीदी, उन्होंने मुझे खेल के मैदान से भगा दिया। किसने? वही बड़े लड़के। सिमरन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और पूछा, उन्होंने मारा भी? अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। बस इतना सुनना था कि सिमरन का सब्र टूट गया। 12 साल की वह लड़की सीधे घर से बाहर निकली और मोहल्ले के मैदान की तरफ चल पड़ी। वहां कुछ बड़े लड़के खेल रहे थे। सिमरन जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। मेरे भाई को किसने मारा? लड़के उसे देखकर हंसने लगे। तू क्या करेगी? सिमरन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जिसने मारा है वो सामने आए। वहां मौजूद कुछ बड़े लोग भी तमाशा देखने लगे। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी लड़की अकेले इतने बड़े लड़कों से भिड़ने आ जाएगी। लेकिन सिमरन उस दिन किसी से डरने वाली नहीं थी। उसने उन लड़कों को जमकर सुनाया। फिर उन बड़े लोगों की तरफ मुड़कर बोली, आप लोग सब देख रहे थे, फिर किसी ने मेरे भाई को बचाया क्यों नहीं? गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है? उसके माँ बाप जैसे हैं, उसमें उसकी क्या गलती? मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। सिमरन की आंखों में इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ और इतनी बेबसी थी कि जो लोग कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे उन्होंने भी नजरें झुका लीं। उस दिन सिमरन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कमजोर इंसान का साथ नहीं देती। अगर उसे अपने भाइयों को बचाना है तो उसे खुद उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और उसी दिन उसने मन में एक बात तय कर ली, अब कोई भी उसके भाइयों को हाथ नहीं लगाएगा। उस दिन के बाद जब भी किसी ने किशन या अमन को परेशान करने की कोशिश की, सिमरन सामने खड़ी हो जाती। बड़ों से वह बहस करती और अगर कोई लड़का उसके भाइयों से मारपीट करता तो वह खुद उनसे भिड़ जाती। कई बार उसे भी चोट लगती, कभी घुटना छिल जाता, कभी हाथ में चोट लग जाती, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटती, न रोती न किसी से मदद मांगती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी एक अलग पहचान बन गई। कुछ औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, ये लड़की तो बिल्कुल लड़कों जैसी है। दूसरी कहती, आगे चलकर पता नहीं क्या बनेगी। कोई ताना मारता, जैसा घर वैसी लड़की। सिमरन ये सब सुनती और हल्का सा मुस्कुरा देती। कम से कम अब लोग उसके भाइयों से उलझने से पहले 10 बार सोचते थे। उसे यह भी पता था कि लोग उसके बारे में जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी सच्चाई जरूर थी। वह सचमुच लड़ना सीख गई थी, लेकिन किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए। फिर क्या था, धीरे धीरे मोहल्ले के बड़े लड़के भी उसका सम्मान करने लगे। अब वह लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती, कभी बल्लेबाजी करती तो कभी गेंदबाजी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था फुटबॉल। वह गोलकीपर बनकर घंटों मैदान में खड़ी रहती। लड़कों के साथ वह बिना किसी डर के ऊंचे पेड़ों पर भी चढ़ जाती। कभी किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पतंग फंस जाती तो बाकी बच्चे नीचे खड़े होकर देखते रहते, लेकिन सिमरन ऊपर चढ़ जाती और पतंग को नीचे लेकर आती। किसी को तब अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी लड़की आगे चलकर कैसी जिंदगी जीने वाली है। लोग उसे लड़कों जैसी लड़की कहते थे, लेकिन सिमरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक बात की चिंता थी कि किसी भी कीमत पर अपने दोनों भाइयों को इस दुनिया की ठोकरों से बचाना है।
सिमरन बचपन से ही बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। हर सुबह उसके माता पिता के उठने से पहले ही वह अपने दोनों छोटे भाइयों को खाना खिला देती थी। लेकिन उसका काम यहीं खत्म नहीं होता था। वह घर के एक कोने में छिपाकर रखी खाली बोतलों को भी एक बड़ी सी बोरी में भर लेती थी। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि उसके माता पिता को पता न चले कि पिछली शाम से घर में कितनी बोतलें कम हो गई हैं। फिर वह उस भारी बोरी को किसी तरह खींचते हुए बाहर ले जाती और कबाड़ी के पास बेच देती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह आलू और जरूरत का कुछ सामान खरीदती। कई बार वह शहर के उस बाजार में भी चली जाती जहां दुकानदार बचे हुए या एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके सामान बहुत सस्ते में बेचते थे। सिमरन को आज तक समझ नहीं आया था कि पुलिस वहां बार बार दुकानदारों को क्यों हटाती है। उसे तो लगता था कि वे लोग गरीबों की मदद ही कर रहे हैं। जिसके पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, वह कम कीमत में कुछ खरीद कर अपना पेट तो भर सकता है। उस बाजार के कई दुकानदार सिमरन को पहचानते थे। वे उसे देखते ही आवाज लगा देते, आ गई बिटिया, आज आलू चाहिए या कुछ और? रुक, ये बिस्कुट रख ले, पैसे बाद में दे देना। सिमरन के लिए वे लोग सिर्फ दुकानदार नहीं थे, वे उसके अपने लोगों जैसे थे। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी उससे यह नहीं पूछा था कि उसके घर की हालत ऐसी क्यों है। उन्होंने कभी उसे उसके माता पिता के नाम से नहीं ताना। वे बस इतना जानते थे कि यह लड़की अपने छोटे भाइयों के लिए हर दिन कुछ न कुछ जुगाड़ करने आती है। और शायद इसी वजह से सिमरन को भी उन लोगों से बहुत लगाव था। फिर समय बीतता गया। जब सिमरन 14 साल की हुई तो उसके स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम था के.एन. मिश्रा। वे इतिहास पढ़ाते थे और उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां ज्यादातर शिक्षक नौकरी से रिटायर होने की तैयारी करते हैं। मिश्रा जी भी कुछ साल बाद रिटायर होने वाले थे। वह दूसरे शहर से यहाँ आए थे और स्कूल में अपनी नौकरी के आखिरी साल बिता रहे थे। लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बाकी शिक्षकों से बिल्कुल अलग था। वे सिर्फ किताबों में लिखी तारीखें और घटनाएं नहीं पढ़ाते थे। उन्हें जिंदगी के बारे में बात करना भी बहुत पसंद था। उनकी बातें इतनी दिलचस्प और दिल से निकली हुई होती थीं कि कई बार घंटी बजने के बाद भी बच्चे अपनी जगह से नहीं उठते थे। सब चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते। सिमरन भी हमेशा क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर रुक जाती थी, क्योंकि उसे भी उस बुजुर्ग शिक्षक की बातें अच्छी लगती थीं। मिश्रा जी की एक खास आदत थी। वे अचानक किसी छात्र के पास जाते, उसकी आंखों में देखते और फिर कुछ ऐसा कह देते कि पूरा क्लास सोच में पड़ जाता। एक दिन उन्होंने राहुल नाम के एक लड़के को गौर से देखते हुए कहा, राहुल, जानते हो बड़े होकर तुम क्या बनोगे? राहुल हंस पड़ा। नहीं सर, तुम एक ईमानदार और बेखौफ पुलिस अधिकारी बनोगे। लोगों के साथ गलत करने वालों के खिलाफ खड़े रहोगे, इसे याद रखना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं तो वकील बनना चाहता हूँ। मिश्रा जी भी मुस्कुरा दिए। वह भी अच्छा पेशा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बात है राहुल, तुम गलत चीज को देखकर चुप नहीं रह सकते। यही बात तुम्हें आगे ले जाएगी। कभी कोई लड़की उनसे पूछ बैठती, सर, क्या मैं बड़ी होकर मशहूर अभिनेत्री बन सकती हूँ? तो मिश्रा जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता। फिर वे मुस्कुराकर कहते, मशहूर होना कोई मंजिल नहीं है। पहले यह सोचो कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि लोगों की तालियां कुछ दिनों तक अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी होती है। ऐसी बातें अक्सर उनकी कक्षा में होती रहती थीं। एक दिन उन्होंने एक लड़के को देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अगर मेहनत किया तो इंजीनियर बनोगे, शायद किसी दिन देश के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। क्लास के बच्चे हंसने लगे। सिमरन चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके मन में अचानक एक सवाल उठा। वह कुछ देर तक हिचकिचाती रही। फिर आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछा, सर, मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। इतना कहना था कि पूरी क्लास की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि गुरुजी बाकी लोगों की तरह उसके परिवार और उसकी गरीबी को देखकर उसके बारे में कुछ ऐसा कह देंगे जिससे पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाएगी। लेकिन मिश्रा जी ने उसे काफी देर तक ध्यान से देखा। फिर गंभीर आवाज में बोले, सिमरन, तुम इस क्लास की बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। कुछ बच्चे मुस्कुराने लगे। पीछे बैठे दो लड़कों ने धीरे से एक दूसरे को देखकर आंख मारी।
लेकिन मिश्रा जी ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे अंदर बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है। तुम हालात से डरने वाली लड़की नहीं हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जो हालात बदलने की कोशिश करते हैं। सिमरन की आंखें फैल गईं। आगे मिश्रा जी ने कहा, तुम बहुत आगे जा सकती हो, बड़ी अधिकारी बन सकती हो, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, सिर्फ हिम्मत से जिंदगी नहीं बदलती, पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारे कुछ विषय कमजोर हैं, इसलिए उन्हें मजबूत करो। अगर तुमने पढ़ाई में मेहनत कर ली तो तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। क्लास खत्म हो गई। बाकी बच्चे बाहर चले गए, लेकिन सिमरन वहीं बैठी रही। मिश्रा जी ने उसे इशारे से पास बुलाया और पूछा, सिमरन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? सिमरन तुरंत बोली, नहीं सर। मिश्रा जी बोले, अच्छा है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इतना सुनना था कि सिमरन ध्यान से उनकी तरफ देखने लगी। तभी मिश्रा जी बोले, सिमरन, तुम बहुत जिद्दी हो। सिमरन ने तुरंत मुंह बनाया, सर, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। मिश्रा जी हंस पड़े, फिर बोले, गलत चीज के लिए जिद बुरी है, लेकिन सही चीज के लिए यही जिद इंसान को बहुत आगे ले जाती है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की ताकत है। तुम किसी बात को लेकर ठान लो तो उसे पूरा करके ही दम लेती हो। तुम्हारे जैसे बच्चों को बस सही दिशा की जरूरत होती है। सिमरन चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। तुम चाहो तो डॉक्टर बन सकती हो, चाहो तो वकील, चाहो तो कोई बड़ा अधिकारी, यहाँ तक कि कलाकार भी बन सकती हो। मैंने तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें देखी हैं, तुम अच्छी ड्राइंग भी बनाती हो। सिमरन ने धीरे से कहा, लेकिन सर, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं बनना। मिश्रा जी बोले, तो फिर क्या बनना है? सिमरन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। मिश्रा जी कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मैंने तुम्हारी लिखी हुई कॉपियां भी पढ़ी हैं। तुम्हारे अंदर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की अच्छी क्षमता है। तुम जब किसी बात को सही मान लेती हो तो सामने वाले को भी समझाने की पूरी कोशिश करती हो। सिमरन ध्यान से सुन रही थी। ऐसे लोग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जैसे कामों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, किसी बात को प्रभावी तरीके से समझाना, अपनी बात पर दूसरों को विश्वास दिलाना, ये सब तुम्हारे अंदर है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अभी से कोई फैसला मत करना। जिंदगी तुम्हें जहां ले जाए वहां पूरी ताकत से आगे बढ़ना। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे हालात तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे फैसले करेंगे। ये बात सिमरन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, उसके कदम रोज की तरह भारी नहीं थे। उसके पास अब भी वही पुराना घर था, वही खाली बोतलें, वही झगड़ते माता पिता, वही 2 छोटे भाई, वही गरीबी। लेकिन उसके मन में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद पैदा हुई थी। शायद उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। अब तक उससे कई लोग बातें कर चुके थे। स्कूल के शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी, कभी कभी सरकारी अधिकारी भी घर आ जाते थे। वे सिमरन से सवाल पूछते, मम्मी पापा तुम्हें मारते तो नहीं? घर में खाना मिलता है? तुम स्कूल क्यों नहीं आती? फिर कुछ सलाह देकर चले जाते। लेकिन सिमरन को अच्छी तरह समझ आ गया था कि वे लोग उसकी जिंदगी बदलने नहीं आए थे। वे सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आते थे। फिर कुछ सवाल पूछते, कुछ बातें लिखते और फिर अगली घर पर चले जाते। लेकिन मिश्रा जी अलग थे। उन्होंने पहली बार सिमरन से यह नहीं पूछा था कि उसके घर में क्या खराब है, बल्कि उन्होंने उससे यह पूछा था कि वह खुद क्या बन सकती है। और यही बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन सिमरन ने पहली बार किसी ऐसे इंसान से बात की थी जिसने उससे सिर्फ घिसी पिटी बातें नहीं की थीं। दरअसल मिश्रा जी ने कुछ ही महीनों में उसे समझ लिया था और उन्होंने जान लिया था कि इस छोटी सी लड़की के भीतर कितनी ताकत छिपी हुई है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिमरन को यह एहसास कराया था कि वह किसी से कम नहीं है। उसका गरीब परिवार उसकी पहचान नहीं था। उसके माता पिता की गलतियां उसका भविष्य तय नहीं कर सकती थी, बल्कि उसके सामने भी वही सारे रास्ते खुले थे जो किसी अच्छे परिवार में पैदा हुए बच्चे के सामने खुले होते हैं। बस फर्क इतना था कि उसे उन रास्तों तक पहुंचने के लिए दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी थी। और यह बात सिमरन के मन में बैठ गई। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई को लेकर खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह दिन रात पढ़ने लगी,
स्कूल खत्म हुआ तो उसकी मेहनत रंग लाई। सिमरन ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ पास की। इसके बाद कॉलेज में दाखिला मिला। उसे ऐसा लगता था जैसे स्कूल अभी खत्म ही नहीं हुआ, बस किताबें बदल गई थीं और पढ़ाई का स्तर बढ़ गया था। स्कूल के दिनों में वह रात रात भर ठंडे कमरे में बैठकर पढ़ा करती थी। पुराना कंबल अपने चारों तरफ लपेटे रहती और देर रात तक किताबों में डूबी रहती। कॉलेज में जिंदगी थोड़ी आसान थी। उसे हॉस्टल में 3 लड़कियों के साथ एक छोटा सा कमरा मिला था। उसकी दोनों रूममेट्स रात को आराम से सो जाती, लेकिन सिमरन की आंखों में नींद कहाँ थी। वह देर रात तक किताबें पढ़ती रहती। कई बार तो सुबह होने वाली होती और वह किताब हाथ में ले लिए ही सो जाती। उसकी जिंदगी का वह दौर उसके लिए बहुत खास था। पहली बार उसे लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी खुद बना सकती है। अब उसे हर वक्त घर की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसका मंझला भाई अमन स्कूल खत्म करके ऑटोमोबाइल मैकेनिक का कोर्स कर रहा था और हॉस्टल में रह रहा था। सबसे छोटा किशन, जिसे सिमरन प्यार से किशु कहती थी, उसे उसने एक अच्छे सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। अब सिमरन थोड़ा अपने बारे में सोच सकती थी, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, और उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 25 साल की उम्र में सिमरन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसने मास मीडिया और एडवर्टाइजिंग में डिग्री हासिल की थी। यह विषय उसने मिश्रा जी की सलाह पर चुना था और उन्होंने बिल्कुल सही सलाह दी थी, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही सिमरन को एहसास हो गया था कि उसे यह काम पसंद है। लोगों को अपनी बात समझाना, किसी चीज को नए तरीके से पेश करना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना और किसी विचार को प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचाना, इन सब में सिमरन बहुत अच्छी थी। डिग्री पूरी होने के बाद मिश्रा जी ने उसे एक और सलाह दिया। उन्होंने कहा, सिमरन, अब अपने शहर में मत रुको, बड़े शहर में जाओ, वहां तुम्हारे लिए ज्यादा मौके हैं। सिमरन चुप रही। मिश्रा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे शहर में लोग तुम्हें तुम्हारे परिवार के नाम से जानते हैं। कोई तुम्हें आगे बढ़ते देखना भी चाहेगा तो 100 बार सोचेगा, लेकिन बड़े शहर में तुम्हें कोई नहीं जानता। वहां तुम्हें सिर्फ अपने काम के दम पर पहचान मिलेगी। सिमरन ने धीरे से पूछा, लेकिन सर, मेरे छोटे भाई हैं। मिश्रा जी समझाते हुए बोले, उनकी जिम्मेदारी तुमने जितनी उठाई है उतनी शायद कोई और नहीं उठा सकता था, लेकिन अब उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, और अपने माता पिता के बारे में भी सोचो। यह सुनते ही सिमरन का चेहरा उतर गया। उसके माता पिता की हालत तब तक और भी खराब हो चुकी थी। घर में अब पहले से ज्यादा गंदगी रहती थी। दोनों की आंखें हमेशा नशे में डूबी रहती। बात करते समय शब्द साफ नहीं निकलते थे, और अगर किसी चीज की बात होती थी तो बस शराब की। सिमरन के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या उसे अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? कभी कभी वह कल्पना करती कि काश उसका घर भी बाकी परिवारों जैसा होता। सुबह घर में चाय की खुशबू होती, रसोई से गर्म पराठों की खुशबू आती, माँ बच्चों को आवाज लगाकर उठाती, पिता अखबार पढ़ते हुए चाय पीते, खिड़की के पास फूलों के गमले होते, घर साफ सुथरा होता और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। सिमरन चाहती थी कि उसके माता पिता भी एक दिन सामान्य जिंदगी जीने लगें, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती थी कि उन्हें उस जिंदगी में वापस कैसे लाया जाए। क्या वह अपनी पूरी जिंदगी उनकी देखभाल में लगा दे? क्या वह अपनी मेहनत से कमाए सारे पैसे उसी घर में लगाती रहे? क्या वह अपने सपने छोड़ दे? उसकी इस उलझन का जवाब भी मिश्रा जी ने ही दिया। उन्होंने एक दिन उससे कहा, सिमरन, अपनी जिंदगी उन चीजों को बदलने में मत लगा देना जिन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। सिमरन चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को प्यार दिया होता, तुम्हारी अच्छी परवरिश की होती, तुम्हारे लिए त्याग किया होता, तो जिंदगी भर उनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज होता। फिर उन्होंने धीरे से कहा, माँ बाप के प्यार और परवरिश का कर्ज चुकाना इंसान का सौभाग्य होता है, लेकिन तुम्हारे मामले में ऐसा हुआ ही नहीं। सिमरन की आंखें भर आईं। मिश्रा जी ने उसका कंधा थपथपाया, फिर बोले, सिमरन, तुमने बचपन से अपने भाइयों को संभाला है। जितना कर सकती थीं, उससे कहीं ज्यादा किया है।
अब अपनी जिंदगी भी जीना सीखो। उन्होंने समझाते हुए कहा, अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, लेकिन अपनी जिंदगी को मत भूलो। अपना करियर बनाओ, अपने लिए घर बनाओ, खुश रहना सीखो। यही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। सिमरन ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह उनकी बात समझ गई थी। समय बीतता गया और एक बार फिर मिश्रा जी की बात सच साबित हुई। सिमरन ने बहुत तेजी से अपना करियर बनाया। 32 साल की उम्र तक वह सिमरन नहीं रही थी, बल्कि अब लोग उसे सम्मान से सिमरन वर्मा मैडम कहते थे। दिल्ली स्टेट की एक जानी मानी पब्लिशिंग कंपनी में अब वह एड डिपार्टमेंट की प्रमुख बन चुकी थी। उसके नीचे दर्जनों लोग काम करते थे। कंपनी के बड़े अधिकारी उसके फैसलों पर भरोसा करते थे। कर्मचारी उसकी काबिलियत की तारीफ करते थे, लेकिन उसके सामने बोलने से पहले कई बार सोचते थे, क्योंकि सिमरन सख्त थी, बहुत सख्त। गलती होने पर वह किसी को नहीं छोड़ती थी। काम में लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह किसी की खुशामद नहीं करती थी और न ही किसी से अपनी खुशामद करवाती थी। उसकी इसी आदत ने उसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था। कंपनी के मालिक उसे 2 बार डायरेक्टर के पद पर अपना डिप्टी बनाने का प्रस्ताव दे चुके थे, लेकिन सिमरन अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी। अब उसके सामने करियर की सारी सीढ़ियां खुली हुई थीं। पैसा था, सम्मान था, बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज नहीं थी, वो था अपनापन। सिमरन को निजी जिंदगी से जुड़े सवाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब ऑफिस में साथ काम करने वाला कोई मजाक में भी पूछ देता, मैडम आपकी शादी कब हो रही है, तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता। वह बात बदल देती, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई था ही नहीं। 32 साल की उम्र में भी सिमरन ने खुलकर हंसना नहीं सीखा था, किसी पर पूरी तरह भरोसा करना नहीं सीखा था, किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं सीखा था, और शायद प्यार करना भी नहीं सीखा था। बचपन ने उसके अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे वह खुद भी पार नहीं कर पाई थी। जिस उम्र में लड़कियां सपने देखती हैं, उस उम्र में सिमरन अपने भाइयों का पेट भरने की चिंता करती थी। जिस उम्र में उसे किसी का हाथ पकड़कर चलना चाहिए था, उस उम्र में वह अपने भाइयों को दूसरों से बचाने के लिए लड़ती थी। इसलिए उसके लिए प्यार हमेशा किसी दूसरे की जिंदगी की चीज रहा। उसका अपना उससे कोई संबंध नहीं था। जब कभी वह आईने में खुद को देखती तो उसे एक आत्मविश्वासी औरत नजर आती। सीधा खड़ा सिर, तेज नजरें, कसे हुए होंठ, चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती तो भी कुछ ही पल में उसकी आंखों की गंभीरता वापस आ जाती। वह आराम करना तक भूल चुकी थी। हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती। उसे लगता था कि अगर वह एक पल के लिए भी कमजोर पड़ी तो जिंदगी फिर उसे वहीं खींच ले जाएगी जहां से उसने शुरुआत की थी। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया था कि शादी और प्यार उसके लिए नहीं है। उसे लगता था कि प्यार उन लड़कियों के लिए है जो नरम दिल की होती हैं, जिन्हें किसी का सहारा चाहिए होता है, जो बिना डर के किसी पर भरोसा कर सकती हैं। और सिमरन, वह खुद को ऐसी लड़की मानती ही नहीं थी। उसे तो लगता था कि उसके अंदर एक औरत से ज्यादा एक सोल्डर बैठा है। इसलिए उसने फैसला कर लिया था, अगर जिंदगी में प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वह अपने करियर को ही अपनी जिंदगी बना लेगी। अगली सुबह सिमरन ने अपनी टीम को दिन भर के काम बांटे और सीधे कंपनी के मालिक के केबिन की तरफ बढ़ गई। आज उसने फैसला कर लिया था। अब वह अपने बॉस से साफ साफ कहने वाली थी, मैं आपके डिप्टी डायरेक्टर का पद संभालने के लिए तैयार हूं। सिमरन ने अपने बॉस से मिलने के लिए सेक्रेटरी से कहा। सेक्रेटरी ने धीरे से बताया, मैडम, सर के केबिन में अभी छोटी सी मीटिंग चल रही है। सिमरन का स्वभाव सेक्रेटरी अच्छी तरह जानती थी कि वह किसी काम के लिए ज्यादा देर इंतजार करना पसंद नहीं करती। इसलिए उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से अनुमति मिलते ही बोली, सर, सिमरन मैडम आपसे मिलने आई हैं। अंदर से तुरंत आवाज आई, उन्हें अंदर भेजिए। सिमरन ने दरवाजा खोला और केबिन में दाखिल हुई, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी नजर बॉस के सामने बैठे 3 अनजान लोगों पर पड़ी। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं मिस सिमरन, मैं भी अभी आपको बुलाने वाला था। फिर उन्होंने सामने बैठे तीनों लोगों की तरफ इशारा किया, आइए इनसे मिलिए, हमारी कंपनी की नई साइबर सिक्योरिटी टीम है। सिमरन ने तीनों को एक नजर देखा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। बॉस ने एक एक करके उनका परिचय कराया।
तीनों कंपनी की नई आईटी और साइबर सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थे। बॉस ने कहा, हमारी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में पिछले कुछ समय से जानकारी लीक हो रही है। कई महत्वपूर्ण फाइलें बाहर जा रही हैं। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पता लगाएं कि यह सब कौन कर रहा है और हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। सिमरन ने तुरंत पूछा, आखिरकार कोई इस समस्या को गंभीरता से देखने आया तो सही। हमारे प्रतियोगी ऐसे हमारे सिस्टम में घुस रहे हैं जैसे यह उनका अपना ऑफिस हो। फिर उसने सामने बैठे तीनों में सबसे उम्र दराज आदमी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वही टीम का प्रमुख होगा। आपको पूरा सिस्टम समझने में कितना समय लगेगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने साथ बैठे एक युवा की तरफ देखा। मोहित, क्या कहते हो, 2-3 दिन लगेंगे? इस पर उस युवा ने बिना किसी झिझक के कहा, 2-3 दिन क्यों, 2-3 घंटे काफी हैं। सिमरन की नजर पहली बार उस युवा पर ठहर गई। वह युवक देखने में बिल्कुल साधारण था। साधारण सी टी शर्ट, सस्ती जीन्स, पैरों में साधारण जूते। उसके चेहरे पर भी कोई खास रौब नहीं था। सिमरन को देखकर भी उसके चेहरे पर वह घबराहट नहीं थी जो आमतौर पर लोग उसके सामने आने पर महसूस करते थे। सिमरन को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे उस लड़के पर भरोसा नहीं हुआ। हालांकि अपनी समझ और लोगों को पहचानने की क्षमता पर उसे बहुत भरोसा था और उसे बहुत कम ही ऐसा हुआ था कि पहली नजर में किसी के बारे में उसका अंदाजा गलत निकला हो। कुछ ही देर बाद तीनों नए एम्प्लॉई अपने काम पर चले गए। सिमरन वहीं बॉस के केबिन में रुक गई। उसने अपनी बात रखी, सर, मैं डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं। बॉस के चेहरे पर खुशी आ गई। मुझे पता था कि एक दिन तुम खुद आकर यह बात कहोगी। दोनों कुछ देर पद और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा करते रहे। फिर सिमरन को अचानक उन तीनों नए एम्प्लॉई की याद आ गई तो उसने कहा, लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई, आपने इन्हें कहां से ढूंढ लिया? बॉस ने भौहें उठाईं। क्यों? एक तो उम्र दराज हैं, पता नहीं नई टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते होंगे। बाकी दोनों भी बिल्कुल सामान्य लड़के लग रहे हैं, खासकर वह टी शर्ट वाला। बॉस हंस पड़े। तुम्हें अभी भी लोगों को उनके कपड़ों से आंकने की आदत नहीं गई? सिमरन ने कुछ नहीं कहा। बॉस ने आगे कहा, सिमरन, गांव कस्बे से आने वाला इंसान शहर में रहने वाले से कम समझदार नहीं होता। कई बार तो वह हमसे ज्यादा हुनरमंद निकलता है। लेकिन ये लोग इस काम में माहिर हैं, एकदम एक्सपर्ट। सिमरन ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा तो बॉस मुस्कुराए, खासकर मोहित। सिमरन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वही सस्ती टी शर्ट वाला? हाँ, वही। अगर इतना बड़ा एक्सपर्ट है तो कम से कम एक ढंग का सूट तो खरीद सकता था। कंपनी के इंटरव्यू में भी ऐसे ही कपड़ों में चला आया। बॉस हंस पड़े। तुमने कभी सुना है कि बहुत समझदार आदमी को अपनी समझदारी दिखाने के लिए महंगे कपड़े पहनने जरूरी होते हैं? सिमरन चुप रही। बॉस ने आगे कहा, और बहुत अमीर आदमी को अपनी दौलत दिखाने के लिए महंगी चीजें पहनना जरूरी नहीं होता। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, चलो फिलहाल उसे उसके काम से आंकते हैं। अगर उसने काम करके दिखाया तो उसकी टी शर्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिमरन ने आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद दोनों जरूरी कामों पर चर्चा करने लगे। करीब 1.5 घंटे बाद सिमरन अपने केबिन में बैठी कुछ जरूरी फाइलें देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। दरवाजा खुला। सामने वही युवक खड़ा था। वही साधारण टी शर्ट, वही सस्ती जीन्स, वही साधारण जूते। उसने बिल्कुल सहज अंदाज में कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सिमरन को उसका अंदाज पसंद नहीं आया। वह वर्षों से कंपनी की बड़ी अधिकारी थी। उसके सामने आने वाला ऑफिस का हर बंदा अपनी आवाज और शब्दों को लेकर सावधान रहता था। लेकिन यह लड़का, वह उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे सामने कोई सामान्य एम्प्लॉई बैठा हो। सिमरन ने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, बैठिए। युवक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने बिना किसी भूमिका के कहा, सिमरन मैडम, हमें लगता है कि कंपनी से जो महत्वपूर्ण जानकारी बाहर जा रही है उसका सबसे बड़ा रास्ता आपका कंप्यूटर है। सिमरन कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। क्या मतलब है आपका? आपके कंप्यूटर से लगातार अजीब एक्टिविटी हो रही है। सिमरन ने तुरंत जवाब दिया,
मैं रोज अपने कंप्यूटर की जांच करवाती हूँ, उसमें किसी तरह का वायरस या खतरनाक प्रोग्राम नहीं है। युवक शांत रहा। मैं समझता हूँ, लेकिन समस्या वायरस की नहीं है। कुछ खतरनाक फाइलें और कनेक्शन खास तौर पर आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सिमरन के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? युवक ने लैपटॉप खोलते हुए कहा। हमने शुरुआती जांच की है। कंपनी की जानकारी बाहर जाने के 3 अलग अलग रास्ते मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपके कंप्यूटर से हो रहा है। सिमरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तो फिर अभी मेरे कंप्यूटर की जांच कीजिए। युवक ने सिर हिलाया। मैं इसी के लिए आया हूं। सिमरन कुछ पल चुप रही। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। जिस कंपनी को खड़ा करने में उसने अपनी जवानी लगा दी थी, जिसके लिए उसने रात दिन मेहनत की थी, आज उसी कंपनी का सबसे संवेदनशील कंप्यूटर उसके पास था, और अब किसी ने उसे बता दिया था कि शायद उसी कंप्यूटर के जरिए कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर यह सच था तो मामला बहुत गंभीर था। सिमरन ने कड़े स्वर में कहा, मुझे किसी भी हालत में पता चाहिए कि यह कौन कर रहा है, और मेरे कंप्यूटर को पूरी तरह सुरक्षित कीजिए। युवक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। युवक हल्का सा मुस्कुराया। वही मिलेगा। वह अपना सामान लेकर बाहर चला गया। सिमरन कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर खामोश बैठी रही। आज पहली बार उसे अपने ही ऑफिस में असहज महसूस हो रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसकी कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल था, आखिर उसके कंप्यूटर को ही निशाना क्यों बनाया गया था। शाम को सिमरन ऑफिस के पास एक कैफे में बैठी उस युवक के फोन का इंतजार कर रही थी। उसे उसका नाम ठीक से याद था, मोहित। सिमरन को अभी भी भरोसा नहीं था कि इतनी साधारण शक्ल सूरत और इतने साधारण कपड़ों वाला वह लड़का सच में इस मुश्किल को इतनी जल्दी सुलझा पाएगा। लेकिन आज पहली बार उसे अपने अंदाजे पर भी थोड़ा संदेह होने लगा था, क्योंकि अगर मोहित सच कह रहा था तो मामला सिर्फ कंप्यूटर की खराबी का नहीं था। कोई अंदर का आदमी कंपनी की बेहद गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचा रहा था, और शायद उस साजिश की असली शुरुआत सिमरन के अपने कंप्यूटर से ही हुई थी। करीब 1 घंटे बाद मोहित ने सिमरन को फोन किया और बताया कि उसने कंप्यूटर की मुख्य समस्या ठीक कर दी है। उसने सिमरन से अपने केबिन में वापस आने के लिए कहा। सिमरन को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि इतने कम समय में मोहित ने न सिर्फ कंप्यूटर के खराब हिस्सों को अलग कर दिया था, बल्कि यह भी पता लगा लिया था कि उसके सिस्टम पर अटैक आखिर कहां से हो रहा था। अटैकर्स ने अपने डिजिटल निशान मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मोहित ने फिर भी उन 3 कंपनियों का पता लगा लिया जिनकी तरफ से सिमरन के कंप्यूटर पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। सिमरन उन तीनों कंपनियों को अच्छी तरह जानती थी। वे उसकी कंपनी की मामूली कंपटीटर नहीं थीं, बल्कि बड़े स्तर पर मुकाबला करने वाली कंपनियां थीं। उनमें से एक कंपनी ने कुछ ही समय पहले सिमरन को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया था। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा वेतन और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट देने की बात कही थी, लेकिन सिमरन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उसके खिलाफ इतनी घटिया हरकत पर उतर आएंगे। यह सोचकर वह काफी परेशान हो गई। मोहित ने उसकी परेशानी देखी तो उसे समझाने की कोशिश किया। आप इतना परेशान मत होइए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बड़ी कंपनियों में ऐसी चीजें होती रहती हैं, खासकर तब जब कारोबार बड़ा हो और मुकाबला कड़ा हो। हम सब ठीक कर देंगे, आगे से ऐसी परेशानी दोबारा नहीं होगी। सिमरन ने उसे सख्त नजरों से देखा। आप कुछ ज्यादा ही भरोसे से बोल रहे हैं। तभी उसकी नजर अचानक मोहित के साधारण कपड़ों पर चली गई। साधारण सी टी-शर्ट, जीन्स और साधारण जूते। सिमरन को अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि इतने साधारण कपड़े पहनने वाला यह लड़का कंपनी की इतनी बड़ी तकनीकी समस्या को इतनी आसानी से संभाल सकता है। लेकिन मोहित ने उसकी नजरों का मतलब समझा ही नहीं। वह उसी तरह शांत भाव से मुस्कुराता रहा। आप मुझे काम करके देखने का मौका दीजिए, उसने सहजता से कहा। मैं अपने काम को अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो समझिए कि अगले कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वह थोड़ा रुका और फिर बोला,
हम सिर्फ आपके कंप्यूटर को साफ नहीं करेंगे, बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा भी मजबूत करेंगे। ऐसी सुरक्षा तैयार करेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से हमारे सिस्टम में घुस ही न सके। आप मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा करना चाहती हूँ, सिमरन ने धीमे स्वर में कहा। उसे खुद भी महसूस हुआ कि मोहित का आत्मविश्वास धीरे धीरे उसके मन की घबराहट कम कर रहा था। अब उसे उम्मीद लगने लगी थी कि जल्द ही यह समस्या खत्म हो जाएगी और उसके मन में बैठा वह अपराध बोध भी दूर हो जाएगा कि आखिर उसकी वजह से कंपनी को इतना नुकसान कैसे हो गया। जो भी हो रहा है मुझे समय समय पर बताते रहिए, उसने कहा। फिर उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि अब वह अपने काम पर वापस जा सकती है। इसके बाद मोहित वहां से चला गया। उस रात घर पहुंचने के बाद सिमरन अपनी बड़ी और खूबसूरत रसोई में अकेली बैठी थी। खाना खाते समय अचानक उसका ध्यान फिर मोहित की तरफ चला गया। वह खुद ही चौंक गई। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं? सिमरन ने तुरंत अपने विचारों को झटक दिया। उसने खुद को समझाया कि वह मोहित को इसलिए याद कर रही है क्योंकि उसके साधारण कपड़ों और बेफिक्र अंदाज ने उसे हैरान कर दिया था। आखिर वह इतनी बड़ी कंपनी में काम करता था, फिर भी उसके अंदर जरा भी दिखावा नहीं था। अगली सुबह ऑफिस का माहौल बेहद व्यस्त था। सिमरन के विभाग में एक साथ 2 बड़े ग्राहकों के प्रोजेक्ट आ गए थे। वह अपने एम्प्लॉई के साथ बैठकर जरूरी काम समझा रही थी और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रही थी। एक के बाद एक मीटिंग होती रही। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। आखिरकार जब सिमरन अपना बैग उठाकर घर जाने वाली थी, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और मोहित बिना किसी औपचारिक हिचकिचाहट के अंदर आ गया। उसके एक हाथ में गर्म कॉफी का मग था और दूसरे हाथ में एक प्लेट जिसे उसने टिश्यू पेपर से ढका हुआ था। गुड इवनिंग सिमरन जी, मोहित ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कॉफी और प्लेट उसके सामने रख दिया। टिश्यू पेपर हटाया तो प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े थे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सिमरन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मोहित ने बताया कि वह पूरे दिन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिमरन इतनी व्यस्त थी कि उसे मौका ही नहीं मिला। उसने आगे कहा, हम लोगों ने आपके लिए एक नया कंप्यूटर तैयार किया है। यह आपके मौजूदा कंप्यूटर से काफी ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा। फिर उसने पिज्जा की प्लेट की तरफ इशारा किया। और ये आपके लिए है। मैंने देखा कि आज आपको दोपहर में खाना खाने तक का समय नहीं मिला। सिमरन ने प्लेट की तरफ देखा और फिर मोहित की ओर। मैं पिज्जा नहीं खाती। उसके स्वर में हमेशा की तरह थोड़ी सख्ती थी। मुझे फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं। मोहित मुस्कुराया। ठीक है, याद रखूंगा। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। आपको मेरी पसंद नापसंद याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोहित ने सहजता से कहा। तो फिर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। वह कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका। अगर आप अनुमति दें तो कल सुबह तक नया कंप्यूटर आपके केबिन में लग जाएगा। सिमरन ने पूछा, आप लोग रात में काम करेंगे? मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मोहित ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। इसलिए कुछ घंटे रुकने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सिमरन कुछ पल चुप रही। वह दिन भर के काम से बुरी तरह थक चुकी थी। इस समय उसके पास न बहस करने की ताकत थी और न ही किसी दूसरी बात पर सोचने की। ठीक है, आपको जो सही लगे वही कीजिए। मोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो फिर तय रहा, सुबह आपके पास नया कंप्यूटर होगा। मैं खुद आकर आपको इसके सारे नए फीचर्स समझा दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह पसंद आएगा। सिमरन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सिमरन जी। मोहित वहां से चला गया। लेकिन उस रात घर लौटते समय अपनी महंगी कार चलाते हुए सिमरन के दिमाग में बार बार वही आदमी घूमता रहा। मोहित में आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसका ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रही थी? सिमरन खुद इसका जवाब नहीं समझ पा रही थी। अगले कुछ दिनों में दोनों की कई बार मुलाकात हुई। उनकी बातचीत ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम, साइबर सुरक्षा, नए सॉफ्टवेयर और ऑफिस की तकनीकी समस्याओं तक ही सीमित रहती। लेकिन धीरे धीरे सिमरन ने महसूस किया कि मोहित बाकी लोगों से अलग था। वह उसके पद से प्रभावित नहीं होता था, न उसके सामने घबराता था, न बेवजह उसकी तारीफ करता था। एक दिन अचानक मोहित ने उससे कहा, सिमरन जी, क्या आपको कभी किसी ने बताया है
कि किसी महिला को आपकी तरह दिन रात काम नहीं करना चाहिए? सिमरन हल्का सा मुस्कुराई। और मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर मोहित ने कहा, क्योंकि आप खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आपको देखकर लगता है कि काम के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही सिमरन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और यह बात बिल्कुल सच थी। सिमरन जानती थी कि उसका छोटा भाई अमन, जो एक गैराज में मैकेनिक का काम करता था, वह अपनी कमाई से शायद ही कभी अलग घर खरीदने का सपना पूरा कर पाए। और उसका दूसरा भाई किशन भी अभी अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था। सिमरन ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियां आज भी उसके कंधों पर थीं। इसी वजह से सिमरन ने लगभग उतनी रकम जोड़ ली थी जितनी उसके छोटे भाई अमन और उसके परिवार के लिए 3 कमरों का अपना फ्लैट खरीदने में लगने वाली थी। सबसे छोटे भाई किशन की चिंता थोड़ी कम थी, क्योंकि अभी वह सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी के साथ सरकारी आवास भी मिल जाना था। लेकिन इसके बावजूद सिमरन खुद को अपने भाइयों की जिम्मेदारी से अलग नहीं कर पाती थी। आखिर वह उनकी बड़ी बहन थी और परिवार में सबसे ज्यादा सफल भी। एक दिन काम के दौरान मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे तो खूबसूरत महिलाओं की परेशानियां उनके पुरुषों को सुलझानी चाहिए। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। मोहित थोड़ा झिझका और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपका कोई चाहने वाला नहीं होगा। तब मोहित ने अनजाने में सिमरन की उस निजी जिंदगी को छू लिया था जिसके बारे में वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। सिमरन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर ताने मारते बोली, कहीं आप खुद को ही मेरा चाहने वाला तो नहीं समझ रहे? अगर ऐसा है तो फिर आप मेरी कितनी परेशानियां सुलझा पाएंगे? सिमरन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बात मोहित को इतनी बुरी लग जाएगी। मोहित ने तुरंत नजरें झुका लियां। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई देने लगी। नहीं सिमरन जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, उसने धीरे से कहा। आप जैसी खूबसूरत और सफल महिला के साथ कोई सफल और रुतबे वाला आदमी ही होना चाहिए। मैं तो एक साधारण गांव का लड़का हूं। मैंने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की। सिमरन को उसी पल अपनी बात पर पछतावा हुआ। मोहित ने न तो उसका मजाक उड़ाया था और न ही कोई गलत बात कही थी। वह तो अपनी सादगी और अच्छे स्वभाव के कारण सहज होकर उससे बात कर रहा था। फिर उसने बेवजह उसे इतनी कड़वी बात सुना दी। लेकिन सिमरन ने कहा, माफ कीजिए मोहित, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा रूखी हो जाती हूँ। यह सिमरन के लिए खुद एक अजीब अनुभव था। शायद जिंदगी में पहली बार उसने किसी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। वह कभी खुद को गलत मानने की आदी नहीं रही थी। माफी मांगना तो जैसे उसके स्वभाव में था ही नहीं। लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे पहली बार लगा कि उसने किसी ऐसे इंसान को दुख पहुंचाया है जिसने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उस शाम घर लौटते समय सिमरन ने मन ही मन तय किया कि अगले दिन वह मोहित से ठीक से बात करेगी। वह नहीं चाहती थी कि मोहित उसे एक घमंडी और बदतमीज बॉस समझे। वह उससे आगे से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करेगी, शांत होकर, सम्मान से और उसी सहजता के साथ जैसे मोहित हमेशा उससे बात करता था। लेकिन अगले दिन मोहित उसके पास नहीं आया, न फोन किया, न मिलने आया। यहाँ तक कि जब उसके कंप्यूटर में एक जरूरी प्रोग्राम इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी, तब भी मोहित खुद आने के बजाय अपने एक साथी को भेज दिया। 1 दिन, 2 दिन, फिर पूरा 1 सप्ताह बीत गया। सिमरन के लिए यह स्थिति अजीब होती जा रही थी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे मोहित के आने या न आने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसकी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उसके साथ बिना किसी स्वार्थ के अच्छे से पेश आते थे। ऐसे लोग जो उसकी सफलता से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि उसे एक इंसान समझकर उससे बात करते थे। मोहित भी उन्हीं लोगों में से एक था और उसने उसी इंसान को बेवजह दुख पहुंचा दिया था। अब सिमरन के मन को तब तक चैन नहीं मिल रहा था जब तक मोहित उसे माफ करके पहले की तरह उसके कमरे में आकर सहजता से बात नहीं करता। आखिरकार उसने खुद ही मोहित के विभाग में फोन किया। मोहित को मेरे केबिन में तुरंत भेजिए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई।
आइए। दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। जी, सिमरन जी, कोई काम था? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके व्यवहार में पहले वाली सहजता नहीं थी। सिमरन कुछ पल चुप रही। उसके लिए यह कहना आसान नहीं था जो वह कहना चाहती थी। नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। मोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिमरन ने गहरी सांस ली। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मोहित कुछ समझ नहीं पाया। सिमरन ने आगे कहा, उस दिन मैंने आपसे जिस तरह बात की थी वह गलत था। मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि मेरी आदत थोड़ी रूखी है, लेकिन मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। मोहित हल्का सा मुस्कुराया। सिमरन जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाराज हूं? तो फिर आप पूरे 1 सप्ताह से मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं नाराज नहीं था, मोहित ने शांत स्वर में कहा। बस मुझे लगा कि शायद मेरी मौजूदगी आपको पसंद नहीं है, और मेरी आदत नहीं है कि जहां मेरी जरूरत न हो वहां बार बार जाऊं। सिमरन तुरंत बोल पड़ी। आपको किसने कहा कि आपकी यहां जरूरत नहीं है? ये कहते ही उसे महसूस हुआ कि उसके गाल गर्म हो गए हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह हमेशा अपने फैसलों पर नियंत्रण रखती थी, अपनी भावनाओं को भी अपने आदेश पर चलाना जानती थी, लेकिन मोहित के सामने जैसे उसका सारा आत्मविश्वास कहीं गायब हो जाता था। उसने बात को जल्दी खत्म करने के लिए खिड़की की ओर देखते हुए कहा, आगे से जब मेरे विभाग से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो अपने किसी साथी को भेजने के बजाय सीधे मुझसे बात कीजिएगा। इस पर मोहित ने कहा, ठीक है सिमरन जी, समझ गया, अब मैं चलता हूं। सिमरन ने सिर हिला दिया। मोहित बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। कुछ पल तक सिमरन वहीं खड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे आईने के सामने पहुंची। तब तक उसका चेहरा लाल हो चुका था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सांसें कुछ तेज हो गई थीं और दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे। अचानक उसके मन में एक सवाल आया, क्या मुझे मोहित से प्यार हो गया है? सिमरन ने तुरंत आंखें खोल दीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके भीतर से आती आवाज कुछ और ही कह रही थी। वह बेचैनी, वह धड़कन, मोहित के आने का इंतजार और उसके चले जाने के बाद खालीपन, क्या यह सच में प्यार था? सिमरन खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। उधर मोहित भी उस रात देर से अपने छोटे से एक कमरे वाले फ्लैट में लौटा। कमरा साधारण था, छोटी सी रसोई, एक पुराना सोफा और जरूरत भर का सामान। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसके सामने सिमरन का चेहरा आ रहा था, सख्त स्वभाव वाली, आत्मविश्वासी और हमेशा गंभीर रहने वाली सिमरन। लेकिन आज उसकी आंखों में मोहित ने कुछ अलग देखा था। उसे यह महिला बेहद आकर्षक लगती थी। दोनों लगभग हमउम्र थे, लेकिन मोहित जानता था कि जिंदगी में सिमरन उससे कहीं आगे निकल चुकी है। उसने अपने छोटे से घर और साधारण जिंदगी के बारे में सोचा। फिर सिमरन के आलीशान घर, महंगी कार और बड़े पद की याद आई। मोहित ने लंबी सांस लिया, क्योंकि वह जानता था कि सिमरन जैसी असाधारण महिलाएं आमतौर पर अपने जीवन साथी के रूप में अपने बराबर या उससे भी ज्यादा सफल पुरुष को चुनती हैं। मोहित पहले से जानता था कि सिमरन की शादी नहीं हुई थी। शहर के एक आलीशान इलाके में उसका अपना बड़ा सा घर था, महंगी कार थी और उसके सामने करियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। दूसरी तरफ मोहित को लगता था कि वह अपनी जिंदगी में जितना आगे बढ़ सकता था लगभग वहां तक पहुंच चुका है। जिस पब्लिशिंग कंपनी में वह काम करता था, वहां उसे एड डिपार्टमेंट का हेड बने करीब 3 महीने हो चुके थे। मोहित ने बहुत पहले ही खुद से स्वीकार कर लिया था कि वह सिमरन को पसंद करता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वह सिमरन को सिर्फ उसके सख्त व्यवहार से नहीं आंकता था। ऑफिस में लोग उसे एक कठोर और समझौता न करने वाली बॉस के रूप में जानते थे, लेकिन मोहित उसकी उस सख्ती के पीछे छिपी एक दूसरी सिमरन को देख चुका था। वह समझता था कि अपने मजबूत व्यक्तित्व के पीछे सिमरन अपनी कमजोरियों, अपने डर और अकेलेपन के दर्द को छिपा कर रखती है। कई बार मोहित खुद से कहता था कि अगर सिमरन उसकी कंपनी की कोई सामान्य एम्प्लॉई होती तो शायद वह उसके करीब आने की कोशिश करता, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिमरन उसकी बॉस थी।
वह उससे कहीं ज्यादा सफल और ऊंचे मुकाम पर थी। इसलिए मोहित को लगता था कि सिमरन उससे कहीं बेहतर जीवन साथी की हकदार है, जितना वह खुद उसे दे सकता है। वैसे भी मोहित कभी खुद को बहुत बड़ा नहीं समझता था। उस रात भी वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी और वह अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने पलटने लगा। मोहित का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका गांव कभी पूरे इलाके में अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था। वहां पूरे गांव की मिलकर की जाने वाली एक बहुत बड़ी खेती होती थी। वहीं आसपास के कई गांवों से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की तरफ चले जाते थे, लेकिन उसके गांव से लोग कहीं नहीं जाते थे। उल्टा हर साल कुछ नए परिवार वहां आकर बसते थे। लोग अपने घर बनाते, खेती करते और बच्चों को बड़ा करते। उस समय गांव में जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र था जहां डॉक्टर और नर्स दोनों रहते थे। स्कूल था, पंचायत भवन था, एक लाइब्रेरी था और गांव के लोगों के लिए सामुदायिक केंद्र भी था। सर्दियों में तो पंचायत भवन के सामने वाले मैदान में टीन लगाकर बच्चों और युवाओं के लिए खेलने की जगह तक बनाई जाती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव की पुरानी रौनक खत्म होने लगी। जब मोहित 12वीं कक्षा में था, एक दिन स्कूल के कंप्यूटर विभाग के टीचर रमेश सर ने उसे छुट्टी के बाद रुकने के लिए कहा। क्लास में जब दोनों अकेले रह गए तो टीचर ने पूछा, मोहित, अब तुम 12वीं में हो, आगे का क्या सोचा है? पढ़ाई के लिए कहाँ जाओगे? मोहित ने हैरानी से टीचर की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, सर, आप मजाक कर रहे हैं क्या? अब तो घर में मैं ही बड़ा बेटा हूँ। मेरे बिना माता पिता के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, मैं गांव में ही रहकर काम कर लूंगा। पिताजी ने मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया है। ट्रैक्टर चला लूंगा, जरूरत पड़ी तो जेसीबी भी चला लूंगा और ट्रक भी। बस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। रमेश सर समझ गए कि लड़के ने अपने भविष्य का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने उस समय ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन उसी शाम वह सीधे मोहित के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने उसके माता पिता से जो बात कही, उसने दोनों को हैरान कर दिया। रमेश सर ने कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है। सिर्फ होनहार नहीं, मैं तो कहूंगा कि कंप्यूटर के मामले में उसके अंदर असाधारण प्रतिभा है। मोहित की मां ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। रमेश सर उत्साह में आगे बोले, गांव में जो भी चीज खराब होती है, मोहित उसे ठीक करने की कोशिश करता है। टीवी हो, रेडियो हो, पंखा हो, मोटरसाइकिल हो या पुराना मोबाइल, वह बिना किसी खास ट्रेनिंग के उसके अंदर की खराबी ढूंढ लेता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शहरों की तरह यहाँ भी नए नए कंप्यूटर और आधुनिक गैजेट होते तो मुझे पूरा भरोसा है कि मोहित उन्हें भी कुछ ही दिनों में समझ लेता। फिर उन्होंने एक बात पर खास जोर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी ने सिखाया नहीं है, यह खुद सीखता है। रमेश सर मोहित को बहुत पसंद करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती थी कि मोहित किसी भी नई चीज को देखकर खुद उसके बारे में जानने की कोशिश करता था। उन्होंने मोहित के माता पिता की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, आपके बेटे के अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है। अगर आपने उसे आगे पढ़ने नहीं भेजा तो आप उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। मोहित के पिता पूरी जिंदगी खेतों में ट्रैक्टर चलाते रहे थे। उसकी माँ भी सुबह से शाम तक मेहनत करती थीं। घर और खेत दोनों संभालना आसान नहीं था। इसी वजह से घर की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा बच्चों के कंधों पर भी रहता था। मोहित बचपन से ही मजबूत और मेहनती था। सिर्फ 12 साल की उम्र से ही वह घर के बड़े बड़े काम करने लगा था। कभी खेत में काम करना, कभी सब्जियों की क्यारी तैयार करना, कभी सूखी झाड़ी उखाड़ना, कभी घर के लिए पानी भरकर लाना। पशुओं की देखभाल भी वही करता था और अपने 3 छोटे भाई बहनों पर नजर रखना भी उसी की जिम्मेदारी थी। उसके माता पिता के लिए मोहित सिर्फ बेटा नहीं था, वह उनके घर का सबसे बड़ा सहारा था। रमेश सर की बातें सुनने के बाद उसकी माँ ने थोड़ी घबराहट से कहा, लेकिन सर, हम मोहित को शहर कैसे भेजेंगे? उसके बिना तो घर का सारा काम रुक जाएगा। मैं अकेली कैसे संभालूंगी? रमेश सर ने गहरी सांस लिया, फिर कहा, यही तो समस्या है बहन जी। आप अपने बेटे को उसके भविष्य के लिए नहीं बल्कि घर के काम के लिए रोकना चाहती हैं। मोहित की माँ चुप हो गईं। रमेश सर ने आगे कहा,
आपके बेटे में प्रतिभा है। मैं स्कूल में बच्चों को जितना कंप्यूटर सिखाता हूँ, मोहित उससे कहीं आगे निकल चुका है। मैं उसे जो प्रोग्राम बनाने के लिए देता हूँ, वह उन्हें ऐसे हल कर देता है जैसे कोई बच्चा आसान सवाल हल कर रहा हो। फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी पूरी नौकरी में ऐसे बच्चे बहुत कम देखे हैं। मोहित के पिता भी अब गंभीर हो चुके थे। रमेश सर ने उनकी ओर देखकर कहा, सोचिए, आपका बेटा अगर आगे पढ़ता है तो उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है, और अगर आपने उसे सिर्फ घर और खेत के काम में लगा दिया तो हो सकता है कुछ साल बाद आपको खुद अफसोस हो। मोहित की मां की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हम मोहित के बिना कैसे रहेंगे? रमेश सर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आपका बेटा सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहता हूं, मोहित में जो काबिलियत है उसे गांव में सिर्फ घर के काम के लिए रोक देना ठीक नहीं होगा। उसे आगे पढ़ने का मौका दीजिए। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। रमेश सर अच्छी तरह समझते थे कि मोहित के माता पिता अपने भरोसेमंद बेटे को खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर मोहित को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वह जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अचानक मोहित की मां अपने बेटे की तरफ देखने लगी और उस रात पहली बार उनके मन में यह सवाल उठा, क्या सच में उनका साधारण सा दिखने वाला बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है? शायद रमेश सर की बातों का असर हुआ, या फिर माता पिता को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया कि उनके बेटे को अपनी जिंदगी बनाने का पूरा अधिकार है। फिर क्या था, अगले ही दिन उन्होंने मोहित से साफ कह दिया कि अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करनी चाहिए और आगे की पढ़ाई करके कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहिए। यह सुनते ही मोहित के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने तुरंत अपने माता पिता के सामने दिल की बात रख दिया। उसने बताया कि वह पहले से ही प्रोग्रामर बनना चाहता था, लेकिन घर की हालत देखकर कभी यह बात कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसे लगता था कि उसके बिना माता पिता, छोटे भाई बहनों और घर के काम को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अब जब माता पिता खुद उसे आगे पढ़ने के लिए कह रहे थे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहित ने बताया कि उसने चुपचाप पहले ही 2 अच्छे कॉलेजों के बारे में पता कर रखा है जहां वह एडमिशन लेने की कोशिश करना चाहता है। उसने अपने माता पिता से वादा किया, आपको मुझे पढ़ने के लिए भेजने का कभी पछतावा नहीं होगा। मैं पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा। जितना कमा पाऊंगा उसमें से पैसे घर भेजता रहूंगा। माँ को भी खेत और डेयरी के काम में इतना नहीं जुटना पड़ेगा। वह बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगी। माता पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मोहित जो कहता था उसे करके दिखाता था, और उसने अपना वादा निभाया भी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद दिन में वह पढ़ाई करता और शाम को कोई न कोई काम पकड़ लेता। कभी वह डिलीवरी का काम करता, कभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता और कभी रेलवे डिपो में रात के समय डिब्बों की सफाई तक करता। काम कोई भी हो, उसे मेहनत करने में कभी शर्म नहीं आई। जितने पैसे मिलते उनमें से अपने खर्च के लिए थोड़ा रख कर बाकी घर भेज देता। वह चाहता था कि गांव में उसके माता पिता और छोटे भाई बहनों को उसकी वजह से थोड़ी राहत मिले। कॉलेज के आखिरी साल में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां मोहित ने करीब 8 साल तक काम किया। अगर उसके साथ एक गलत बात न हुई होती तो शायद वह आगे भी उसी कंपनी में काम करता रहता। मोहित बेहद होनहार और मेहनती प्रोग्रामर था। कंपनी के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट अक्सर उसी के भरोसे छोड़ दिए जाते थे। वह बिना शिकायत किए दिन रात मेहनत करता और हर मुश्किल समस्या का समाधान निकाल देता। उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि उसकी असली योग्यता के हिसाब से उसे जितना मिलना चाहिए उससे कहीं कम पैसे दिए जा रहे हैं। कंपनी के मालिकों को लगता था कि गांव से आया यह सीधा साधा लड़का बड़ी रकम का मतलब ही क्या समझेगा। जितने पैसे मिल रहे हैं उनमें उसका काम आराम से चल रहा है, इसलिए वह खुश रहेगा। और इसी सोच का फायदा उठाकर कंपनी उसे सालों से कम पैसे दे रही थी। एक दिन मोहित को इस बात का पता, वो भी अचानक। उसके एक साथी ने कंपनी की असली वेतन लिस्ट देखा और उसे समझ आया कि मोहित के साथ धोखा हो रहा है।
यह जानकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सबसे ज्यादा दुख पैसों का नहीं बल्कि भरोसा टूटने का हुआ। वह सीधे अपने बॉस के कमरे में पहुंचा। उसका बॉस आराम से अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में महंगी सिगार थी जिसे वह हाल ही में विदेश की यात्रा से खरीद कर लाए थे। उन्होंने मोहित को समझाने के अंदाज में कहा, मोहित, नाराज मत होना, लेकिन तुम मानोगे कि तुम्हें जितना मिलता है उसमें तुम्हारी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती हैं। मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, मैंने आप पर भरोसा किया था सर, लेकिन अब पता चला कि आप इतने सालों से मुझे मेरी मेहनत के मुताबिक पैसे ही नहीं दे रहे थे। अब मैं यहाँ एक पल काम नहीं करूंगा। आज के आज मैं अपना रिजाइन देता हूँ। अरे, इतनी सी बात पर रिजाइन देने की क्या जरूरत है? बॉस घबरा गए। मैं अभी अकाउंट्स विभाग से सब दोबारा चेक करवाता हूँ। हो सकता है कोई गलती हुई हो और जो भी बकाया है वह दिलवा दूंगा। मोहित ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे जितना कम दिया गया है उतना पूरा चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी तरह की कृपा या एहसान नहीं चाहिए। उसके बॉस ने तुरंत अकाउंट्स विभाग में फोन किया और मोहित की पूरी सैलरी दोबारा जांचने का आदेश दिया, लेकिन मोहित ने उसी समय साफ कर दिया, फिर भी मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो अपने एम्प्लॉई की मेहनत की इज्जत नहीं करते। उसने उसी दिन रिजाइन दे दिया। अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और दूसरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अगर रिजाइन तुरंत स्वीकार नहीं किया गया तो वह नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाएगा। कंपनी वाले अपने सबसे अच्छे प्रोग्रामर को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन मोहित के बैंक खाते में एक बड़ी रकम जमा हो गई। वह खुद हैरान रह गया। उसने जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। अब उसने तय किया कि नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले वह गांव जाएगा, अपने माता पिता से मिलेगा और उसके बाद आराम से कोई नई नौकरी तलाश करेगा। लेकिन उसके बॉस को पूरा भरोसा था कि पैसे मिल जाने के बाद मोहित अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेगा। लेकिन मोहित अपने फैसले से नहीं बदला। 2 हफ्ते बाद उसे कंपनी से अंतिम पेमेंट मिल गया और वह सीधे अपने गांव के लिए निकल पड़ा। काम की व्यस्तता के कारण वह कई सालों से घर नहीं जा पाया था। इन कुछ वर्षों में उसके परिवार में बहुत कुछ बदल चुका था। उसका छोटा भाई करण शादी कर चुका था और अब अपनी पत्नी के साथ बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बहन पूजा की भी शादी हो चुकी थी और वह 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। मोहित का सबसे छोटा भाई रोहन सर्दियों में शादी करने वाला था। घर में शादी की तैयारियों की बातें चल रही थीं। एक दिन जब सब साथ बैठे थे, तभी उसकी बहन पूजा ने शरारती मुस्कान के साथ मोहित से पूछा, मोहित भैया, अब आप अपनी गर्लफ्रेंड से हमें कब मिलवा रहे हो? पूजा को जरा भी शक नहीं था कि उसके भाई की जिंदगी में कोई लड़की नहीं होगी, क्योंकि उसकी नजर में मोहित जैसा हैंडसम, मजबूत, गंभीर और भरोसेमंद लड़का भला किसी को कैसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए वह मन ही मन सोचती थी, ऐसे लड़के से तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। लेकिन मोहित ने शर्मिंदा होकर सिर हिला दिया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर पूजा ही नहीं बल्कि घर के बाकी लोग भी हैरान रह गए। तभी मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहली बात तो यह है कि काम इतना ज्यादा रहता है कि किसी से मिलने जुलने का समय ही नहीं मिलता, और दूसरी बात, जिस कंपनी में मैंने 7 साल काम किया वहां बहुत सी लड़कियां थीं, खूबसूरत भी, पढ़ी लिखी भी और फैशन के मामले में भी आगे। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, लेकिन वे सब शहर की रहने वाली थीं, उनके अपने सपने थे। ज्यादातर लड़कियां चाहती थीं कि शहर में अच्छी जिंदगी मिले, कोई सफल और पैसे वाला लड़का मिले। मेरे जैसे साधारण गांव के आदमी को वे भला क्यों पसंद करती? मोहित ने कभी अपनी गांव की जिंदगी छिपाने की कोशिश नहीं की थी। वह जानता था कि उसका पहनावा बहुत साधारण है और उसकी जिंदगी भी दिखावे से दूर है। शायद इसी वजह से उसने कभी किसी लड़की के करीब जाने की गंभीर कोशिश भी नहीं किया। काम के अलावा उसकी जिंदगी में था ही क्या? न वह पार्टियों में जाता था, न किसी क्लब में, न घूमने फिरने की कोई खास आदत थी। उसका ज्यादातर समय
काम और परिवार के बीच ही बीत जाता था। मोहित की यह बात सुनकर परिवार के सभी लोग उदास हो गए। वे जानते थे कि आज उनका परिवार जिस स्थिति में है उसमें मोहित का बहुत बड़ा योगदान है। उसने सालों पहले जो वादा किया था उसे कभी नहीं भुलाया। हर महीने वह गांव पैसे भेजता था। त्योहारों पर माता पिता और भाई बहनों के लिए कपड़े और तोहफे भेजता था। घर में किसी को भी कोई परेशानी होती तो सबसे पहले मोहित ही मदद के लिए खड़ा होता। इसलिए अब परिवार चाहता था कि वह भी अपने बारे में सोचे, वह भी जिंदगी में खुश रहे। उसे भी कोई ऐसा साथी मिले जिसके साथ वह अपना घर बसा सके। एक दिन दोपहर के खाने पर पूरा परिवार माता पिता के साथ घर पर जमा था। भाई बहन अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। बातों बातों में मोहित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने कुछ सोचा है। सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई। अगर मैं यहाँ 2-3 महीने रुकने वाला हूँ तो क्यों ना इसी दौरान अपने लिए कोई लड़की तलाश करूं। वह थोड़ा मुस्कुराया। शायद गांव की ही किसी लड़की से शादी कर लूं, क्योंकि अपने गांव की लड़कियां मुझे ज्यादा समझ आएंगी। उसकी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। बिल्कुल सही सोच रहा है बेटा। मेरी जान पहचान की कई औरतें मुझसे पूछती रहती हैं कि शहर से तुम्हारा बेटा आएगा या नहीं। हमारे गांव की लड़कियां उसे बहुत पसंद करती हैं। आगे उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, और सच कहूं तो बेटा, गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों से कहीं बेहतर होती हैं। समझदार, मेहनती और परिवार को संभालने वाली। घर गृहस्थी भी अच्छे से चला लेंगी। परिवार के सभी लोगों को मोहित का विचार पसंद आया। सब अपने अपने हिसाब से सोचने लगे कि गांव की कौन सी लड़की मोहित के लिए सही रहेगी। किसी को जरा भी संदेह नहीं था कि अगर मोहित किसी लड़की को पसंद कर ले तो वह लड़की खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लेगी। लेकिन मोहित के ये सीधे सादे सपने ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं थे। अपनी शादी के बारे में फैसला लेने के सिर्फ 3 दिन बाद उसके पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उस आदमी ने अपना परिचय एक दिल्ली में स्थित पब्लिशिंग कंपनी के उपनिदेशक के रूप में दिया। उसने बताया कि उनका कंपनी काफी समय से एक बेहद प्रतिभाशाली प्रोग्रामर की तलाश कर रहा था। किसी तरह उन्हें मोहित के बारे में पता चला। उन्होंने उसके काम के बारे में जानकारी जुटाई और उसके अनुभव से इतने प्रभावित हुए कि अब वे उसे अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहते थे। हमें आपके जैसे ही व्यक्ति की जरूरत है, काबिल, भरोसेमंद और अपने काम के प्रति ईमानदार। मोहित ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब उस आदमी ने नौकरी की जिम्मेदारियां और वेतन बताया तो मोहित समझ गया कि यह मौका उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद उसने मन ही मन फैसला किया कि शादी का विचार फिलहाल टाल देता है। पहले नई नौकरी शुरू करेगा, वहां खुद को साबित करेगा और फिर आराम से शादी के बारे में सोचेगा। घर वालों को जब पता चला कि मोहित फिर से शहर जाने वाला है तो वे थोड़े निराश हुए, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि मोहित अपनी जिंदगी के फैसले खुद समझदारी से लेता है। हालांकि उसकी बहन पूजा ने जाते जाते उसे एक छोटी सी सलाह जरूर दे दी। एक दिन घर पर सब बैठे थे, तभी पूजा ने मोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, मोहित भाई, मैं मानती हूँ कि मुझे बड़े बड़े ब्रांड और फैशन की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन आंखें तो मेरे पास भी हैं। मोहित हंस पड़ा। अब क्या हो गया? पूजा ने गंभीर होकर कहा, मैं टीवी और इंटरनेट पर देखती हूँ कि बड़े शहरों में सफल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, और सच बताऊं, आप उनके सामने बिल्कुल अलग लगते हो। मोहित चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। आपके पास पैसे हैं, फिर भी इतने साधारण कपड़े क्यों पहनते हो? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको नौकरी देने के लिए पीछे पड़ी हैं और आप ऐसे दिखते हो जैसे अभी किसी खेत से काम करके आए हो। पूजा की बातें सुन घर के लोग हंस पड़े, लेकिन पूजा अभी रुकी नहीं थी। उसने आगे कहा, सफल आदमी अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, बढ़िया घड़ी पहनते हैं और अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। आप भी यह सब खरीद सकते हो, फिर खुद को इतना साधारण बनाकर क्यों रखते हो? मोहित ने बहन की पूरी बात सुनी और मुस्कुराया, फिर शांत स्वर में बोला, पूजा, मैं ऐसा नहीं हूं। घड़ी मेरे लिए सिर्फ समय देखने की चीज है, लेकिन कुछ लोग महंगी घड़ी इसलिए पहनते हैं ताकि लोग उन्हें देखकर समझें कि वे कितने अमीर और सफल हैं। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, यही बात महंगे कपड़ों, गाड़ियों और बड़े घरों पर भी लागू होती है। बड़े शहरों में दिखावा करना आजकल एक फैशन बन गया है।
लेकिन हर किसी के लिए नहीं। फिर मोहित ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिन लोगों के पास दिखाने के अलावा कुछ खास नहीं होता, वे ही अपनी दौलत सबसे ज्यादा दिखाते हैं। मेरे लिए इंसान की कीमत उसके कपड़ों या गाड़ी से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके चरित्र से होती है। और मैं खुद को बदलकर किसी और जैसा दिखने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। लेकिन पूजा अपने भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मोहित भी बड़े शहर के अमीर और कामयाब लोगों की तरह दिखे, अच्छे कपड़े पहने और अपने व्यक्तित्व पर थोड़ा ध्यान दे। लेकिन मोहित हर बार उसकी बात हंसकर टाल देता। एक हफ्ते बाद वह वापस शहर आ गया और अपनी छोटी सी एक कमरे वाली फ्लैट में रहने लगा। यह फ्लैट उसने करीब 1 साल पहले अपनी नौकरी से बचाए पैसों से खरीदा था। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। रात की चांदनी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और आसमान पर सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब उसे सिमरन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। उसे कई बार महसूस हुआ था कि शायद सिमरन भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि वह एक साधारण गांव का आदमी है। शहर की पढ़ी लिखी, आधुनिक और सफल महिलाएं उसके जैसे आदमी को भला क्यों पसंद करेंगी। और सिमरन तो वैसे भी दूसरी ही दुनिया की लगती थी। महंगे कपड़े, खूबसूरत घर, शानदार गाड़ी और हर चीज में एक अलग ही अंदाज। मोहित ने कुछ देर और सोचा और आखिरकार खुद को समझा लिया, वह मेरे लिए नहीं है। उसे लगा कि बेवजह उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। वह यहाँ नौकरी करने आया था, अपनी जिंदगी बनाने आया था, न कि प्यार और शादी के सपने देखने। इसलिए उसने तय किया कि वह सिमरन के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। लेकिन जिंदगी को शायद उसका यह फैसला मंजूर नहीं था। करीब 2 हफ्ते बाद कंपनी की 20वीं सालगिरह के मौके पर एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। पूरा स्टाफ जश्न में डूबा हुआ था। मोहित अपने कंप्यूटर विभाग के साथियों के साथ एक टेबल पर बैठा था। तभी कंपनी के बॉस की सेक्रेटरी वहां आकर बैठ गई। सेक्रेटरी ने काफी शराब पी रखी थी और वह बार बार मोहित से बातें करने और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। सिमरन दूर अपनी जगह बैठी सब कुछ देख रही थी। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सेक्रेटरी ने मोहित को 5वीं या 6ठी बार अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया तो सिमरन से रहा नहीं गया। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठी और सीधे कंप्यूटर विभाग की टेबल के पास पहुंच गई। हल्की मुस्कान के साथ उसने मोहित से कहा, लगता है मुझे आपको बचाने के लिए खुद आना पड़ेगा। फिर सेक्रेटरी की तरफ देखकर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मोहित जी, परेशान करने वाली सेक्रेटरी से कुछ देर के लिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूं। मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले सिमरन उसे अपने साथ अपनी टेबल पर ले आई। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगी। लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी सिमरन ने मोहित से कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मेरे घर चलिए, चाय पीते हैं। मोहित ने घड़ी देखी तो रात के करीब 2 बज रहे थे। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन सिमरन को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद उसकी कार सिमरन के घर के सामने जाकर रुकी। घर देखकर मोहित की आंखें खुली रह गईं। शानदार और बहुत बड़ा घर था। खूबसूरत लॉन, ऊंची दीवारें और अंदर से बेहद आलीशान सजावट। मोहित ने चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर कभी मैं इतना कमा पाया तो अपने लिए भी ऐसा ही घर खरीदूंगा। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और बोला, माँ पिताजी को भी गांव से यहाँ ले आऊंगा। उनकी जिंदगी मेहनत करते करते निकल गई, कम से कम बुढ़ापे में तो आराम से रहेंगे। सिमरन का दिल अचानक भारी हो गया। उसे डर था कि अब मोहित उससे उसके माता पिता के बारे में पूछेगा, जबकि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत बातचीत का विषय बदल दिया। उस रात दोनों देर तक चाय पीते रहे, फिर खिड़की के पास बैठकर सुबह का उजाला देखते रहे। पता ही नहीं चला कि रात कब खत्म हो गई। मोहित के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर में सिमरन बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। ऑफिस में वह सख्त, तेज और किसी से न डरने वाली महिला थी, लेकिन यहाँ वह बिल्कुल सरल थी। नरम आवाज में बात कर रही थी, बार बार मुस्कुरा रही थी
और कभी कभी तो किसी छोटी लड़की की तरह झिझक भी जाती थी। सुबह जब मोहित जाने लगा तो सिमरन ने अचानक कहा, आज रविवार है, दोपहर में पार्क चलें? मोहित के चेहरे पर खुशी आ गई। बिल्कुल। फिर भी उसके मन में एक सवाल बना रहा, क्या सच में सिमरन उसे एक मर्द के रूप में पसंद करती है? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों की जिंदगी, उनका रहन सहन और उनका अतीत बहुत अलग था। लेकिन अगले 2 महीने में यह दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई। सिमरन और मोहित अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अब वे अपने रिश्ते को छिपाते भी नहीं थे। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद दोनों अक्सर साथ बाहर निकलते। ऑफिस में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई कहता कि दोनों की शादी होना मुश्किल है। लेकिन उसके ऑफिस के हेड चीफ अजय वर्मा, जिसने मोहित को इस पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, उन्हें पूरा भरोसा था कि दोनों शादी करेंगे। उसने साफ कहा, मोहित जैसा आदमी बहुत अच्छा पति और पिता बनेगा, और सिमरन इतनी समझदार और गंभीर महिला है कि वह बिना वजह किसी रिश्ते में अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। अजय वर्मा की बात आखिर सच साबित हुई। एक दिन मोहित ने अपने विभाग के एम्प्लॉई से कहा, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। अपनी होने वाली पत्नी सिमरन को माता पिता से मिलवाना है। यह खबर सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिमरन और मोहित ने तय किया था कि दोनों साथ गांव जाएंगे, लेकिन तभी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल गया। इसलिए सिमरन को काम पूरा करने के लिए 2 दिन और रुकना पड़ा। मोहित ने कहा कि वह पहले चला जाएगा। उसका मन था कि घर पहुंचकर सब कुछ ठीक से सेट कर दे, ताकि सिमरन को उसका गांव वाला घर बहुत साधारण न लगे। आखिर सिमरन के पास शहर में इतना शानदार घर था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके घर को देखकर उसे किसी तरह की परेशानी या शर्मिंदगी महसूस हो। 2 दिन में सिमरन ने अपना काम पूरा कर लिया और शाम को उसने मोहित को फोन किया, मैं कल शाम करीब 4 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगी। फोन रखने के बाद वह बहुत देर तक सोचती रही। अजीब बात थी, वह बड़े बड़े बिजनेस फैसले बिना घबराए ले सकती थी, सैकड़ों एम्प्लॉयज को आदेश दे सकती थी, मुश्किल हालात में भी शांत रह सकती थी। लेकिन मोहित के माता पिता से मिलने की बात सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह होने का इंतजार करना मुश्किल लग रहा था। आखिर सुबह उसने टैक्सी बुलाई और अकेले ही गांव के लिए निकल पड़ी। करीब 2 बजे टैक्सी गांव के बाहर पहुंची। सिमरन ने ड्राइवर से गांव के बिल्कुल बीच में नहीं, बल्कि बाहर ही गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि वह कुछ देर पैदल चलना चाहती थी। शायद इससे उसका घबराना थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वह मोहित के घर की ओर बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। उसके मन में बार बार एक ही डर उठ रहा था, अगर मोहित के माता पिता को वह पसंद नहीं आई तो? मोहित अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, उनकी राय उसके लिए बहुत मायने रखती थी। अगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो क्या मोहित अपनी शादी का फैसला बदल देगा? यह सोचकर सिमरन के कदम कुछ पल के लिए रुक गए। जिस महिला ने जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, आज पहली बार किसी के परिवार की मंजूरी को लेकर इतनी डरी हुई थी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मोहित के घर पहुंचने के बाद उसका सामना सिर्फ उसके माता पिता से ही नहीं, बल्कि अपने ही अतीत से भी होने वाला है। इसलिए सिमरन को डर था कि कहीं होने वाले उसके सास ससुर उसे एक ऐसी शहर की लड़की न समझ लें जिसे सिर्फ महंगे कपड़े, गहने, बड़े बड़े होटल, सैलून और ऐशो आराम पसंद हैं, क्योंकि वह जानती थी कि गांव में रहने वाले लोग अक्सर शहर की कामयाब महिलाओं को इसी नजर से देखते हैं। लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बारे में भी उनके मन में ऐसी कोई गलत धारणा बने। इसीलिए उसने जानबूझकर बहुत साधारण और सस्ती सी ड्रेस पहनी थी। बालों को भी उसने बिना किसी खास स्टाइल के एक साधारण सी क्लिप में बांध लिया था। न चेहरे पर मेकअप था, न कोई महंगा परफ्यूम। उसके साथ सिर्फ एक बैग था जिसमें वह परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार और खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उसने किसी को नहीं छोड़ा था। होने वाले सास ससुर के लिए अलग तोहफा था, मोहित के भाइयों और बहन के लिए अलग, और बच्चों के लिए भी उसने छोटे छोटे सरप्राइज रखे थे।
सिमरन धीरे धीरे गांव की सड़क पर आगे बढ़ रही थी और रास्ते में घरों के नंबर देखती जा रही थी। जैसे जैसे वह अपने होने वाले ससुराल के घर के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब वह उस घर के पास पहुंची तो अचानक उसके कदम रुक गए। कुछ ही पल पहले तक जो घबराहट उसके अंदर थी वह जैसे गायब हो गई। अब उसका पूरा ध्यान घर के अंदर से आ रही आवाजों पर था। घर के पास लगे बड़े पेड़ों के कारण घर और आंगन साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अंदर बैठे लोगों की आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। वहां दो औरतें और एक आदमी आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला की परेशान आवाज सिमरन के कानों में पड़ी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि शहर की उन अमीर लड़कियों से शादी करना ठीक नहीं होता। उनसे तो बस परेशानी ही मिलती है। जब उसे सब कुछ पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। वह मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सिमरन का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वह समझ गई कि यह आवाज शायद उसके होने वाले सास की है। उसकी बातों में इतनी चिंता और दर्द था कि सिमरन को महसूस हुआ मामला सिर्फ उसके बारे में गलतफहमी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई पुरानी कहानी थी। तभी दूसरी महिला ने उसे समझाते हुए कहा, पार्वती, तुम अभी से इतना परेशान क्यों हो रही हो? शहर की हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। इसलिए हमें पहले से किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। उम्मीद रखो, इस बार सब अच्छा होगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई दी, तुमने पिछली बार भी यही कहा था शांता, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ तुम खुद देख चुकी हो। उससे बुरा और क्या हो सकता था? अगर वही सब इस बार भी हुआ तो मैं अपने बेटे को दोबारा उस हालत में नहीं देख पाऊंगा। सिमरन की धड़कन और तेज हो गई। तभी पार्वती ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अगर मोहित के साथ भी वही हुआ जो महेश के साथ हुआ था तो मैं यह सब सह नहीं पाऊंगी। सिमरन समझ गई कि महिला का नाम पार्वती है और वही उसकी होने वाले सासू माँ हैं। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर महेश कौन था और उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसका डर आज भी इस परिवार के दिल में बसा हुआ था। सिमरन ने कभी मोहित से महेश नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। तभी दूसरी महिला ने धीमी आवाज में कहा, हाँ पार्वती, पिछली बार मैंने ही महेश को समझाया था, लेकिन मुझे तो रिया बहुत अच्छी लगी थी। कितनी सुंदर, पढ़ी लिखी और सभ्य लड़की थी। कौन सोच सकता था कि उसके अंदर इतना जहरीला स्वभाव छिपा होगा। सिमरन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि इस परिवार में पहले भी किसी शहर की लड़की से जुड़ा कोई बुरा अनुभव हुआ था। तभी उसे अपने होने वाले पति की आवाज सुनाई दी। मोहित भी आंगन में आ चुका था। वह अपनी माँ से नाराज होकर कह रहा था, माँ, तुम पिछले कई दिनों से बस इसी बात को लेकर परेशान हो। आखिर कब तक खुद को दुख देती रहोगी? हमने तय किया था ना कि अभी सब कुछ ठीक होने का इंतजार करेंगे। मेरी शादी का दिन है। मेरी होने वाली पत्नी यहाँ आने वाली है और तुम ऐसे बैठी हो जैसे घर में कोई मातम पड़ा हो। उसकी माँ ने भारी आवाज में कहा, मैं इसलिए ऐसे बैठी हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ फिर वही सब हो। मुझे डर है कि तुम्हारी सिमरन भी कहीं रिया जैसी निकली तो। सिमरन के लिए अब एक एक शब्द सुनना मुश्किल हो रहा था। वह जितना सुन रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। आखिर रिया ने ऐसा क्या किया था और इस परिवार को सिमरन से इतना डर क्यों लग रहा था? कुछ देर तक सिमरन चुपचाप वहीं खड़ी रही, लेकिन वह ज्यादा देर तक अनजान बनकर खड़ी रहने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि जो भी बात है सामने आकर साफ साफ बात करेगी। अगर परिवार को उसके बारे में कोई गलतफहमी है तो वह उसे दूर करेगी, और अगर मोहित अपने परिवार की बातों पर भरोसा करके उस पर शक करता है तो फिर वह ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच सकती थी। सिमरन ने गहरी सांस ली और सीधे घर की तरफ बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और आंगन में प्रवेश कर गई। अचानक सबकी नजर उस पर टिक गई। मोहित तो जैसे अपनी जगह से उछल पड़ा। सिमरन! वह तुरंत उसके पास पहुंचा और प्यार से उसे गले लगा लिया और फिर उसके हाथ से भारी बैग ले लिया। फिर उसे अपने माता पिता के पास ले जाकर गर्व से बोला, माँ पापा मिलिए, ये है मेरी सिमरन। मोहित के पिता उठकर उसके पास आए। उन्होंने सिमरन के कंधे पर हाथ रखा और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोले, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा।
लेकिन मोहित की माँ जैसे ही सिमरन के सामने पहुंची, अचानक रुक गईं। उन्होंने कुछ पल तक सिमरन को गौर से देखा, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगीं। हे भगवान! पास बैठी शांता तुरंत उठी और उन्हें संभालते हुए घर के अंदर ले गई। सिमरन वहीं खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहित के पिता भी कुछ पल तक असहज खड़े रहे। फिर उन्होंने खुद को संभाला और सिमरन से बोले, हमें तो तुम्हारे शाम 5 बजे आने की उम्मीद थी बेटा। अभी तो हमने बस सलाद काट कर रखा है, खाना भी तैयार नहीं हुआ। चलो पहले अंदर चलो, रास्ते से आई हो, थक गई होगी, चलो चाय पी लो। वह अंदर की तरफ बढ़ गए, लेकिन सिमरन का ध्यान अब सिर्फ मोहित पर था। उसने धीमी आवाज में पूछा, मोहित, तुम मुझे एक बात बताओगे? मोहित ने उसकी तरफ देखा। क्या? सिमरन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। महेश कौन है? और तुम्हारी माँ मुझे देखते ही रोने क्यों लगी? क्या उन्हें मैं पसंद नहीं आई? मोहित कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह किसी गहरी सोच में पड़ गया है। कुछ देर बाद उसके पिता ने सबको रसोई में बुलाया। सभी लोग एक साथ बैठ गए। मोहित की माँ भी चुपचाप आकर बैठ गईं। शांता भी वहीं थी। टेबल पर चाय रखी थी, लेकिन माहौल में ऐसी खामोशी थी कि किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। तभी मोहित के पिता ने बेटे की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, सुनो मोहित, मैंने पहले भी कहा था कि शादी जैसे रिश्ते की शुरुआत किसी राज या छिपी हुई बात से नहीं होनी चाहिए। परिवार में जो भी बात है वह आज सिमरन को सबके सामने बता दो। मोहित ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके पिता ने सिमरन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अब फैसला तुम्हें करना है। हम अपने परिवार का एक पुराना सच तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। उसके बाद तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें हमारा परिवार मंजूर है या नहीं। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके सामने इस परिवार का कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस परिवार का कोई रहस्य सामने आने वाला था तो सिमरन को भी डर था कि कहीं उसे अपने अतीत के वे राज न बताने पड़ जाए जिन्हें उसने आज तक किसी से साझा नहीं किया था। मोहित के पिता धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उन्होंने चारों तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, सिमरन, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हमारा परिवार उतना अच्छा और सीधा साधा नहीं है जितना शायद तुमने अब तक समझा है। हमारे परिवार में एक क्रिमिनल भी है और वह इस समय जेल में है। यह सुनते ही मोहित की मां की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह अपने पति को रोकना नहीं चाहती थी। आज उनके बेटे की होने वाली पत्नी के सामने परिवार का पूरा सच आना ही था। मोहित के पिता ने आगे कहना शुरू किया, मोहित का एक बड़ा भाई है, महेश। सिमरन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यही वह नाम था जिसे उसने घर के बाहर खड़े होकर सुना था। मोहित के पिता आगे बोले, करीब 15 साल पहले महेश एक लड़की को घर लेकर आया था। उसका नाम रिया था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और तुम्हारी तरह ही शहर के तौर तरीकों वाली और ठाट बाट से रहने वाली थी। हमें भी वह पसंद आई। हमने उसे परिवार का हिस्सा मान लिया। वह कुछ पल के लिए रुके, फिर बोले, लेकिन बाद में पता चला कि उसे हमारे बेटे से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था। सिमरन चुपचाप सुनती रही। उस समय महेश ने बैंक में कैश मैनेजर के पद पर नौकरी शुरू किया था। तब रिया ने उसे समझाया कि अगर वह बैंक से पैसे निकालने में उसकी मदद करे तो दोनों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि उन्हें जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहित की मां ने आंसू पोंछ लिए। मोहित के पिता की आवाज में दर्द साफ था। उन्होंने आगे कहा, मेरा बड़ा बेटा महेश दिल का बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का था, लेकिन उस लड़की के प्यार में वह इतना अंधा हो गया कि उसे सही और गलत का फर्क ही दिखाई नहीं दिया और उसने रिया की बात मान लिया। सिमरन की आंखें झुक गईं, लेकिन उनका बनाया हुआ प्लान कामयाब नहीं हुआ। महेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि जिन लोगों ने उसे इस अपराध के लिए उकसाया था उनमें रिया के अपने जान पहचान वाले लोग भी शामिल थे। उन्होंने एक लंबी सांस लिया, फिर बोले, फिर क्या था? महेश को 15 साल की सजा हुई और रिया? उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वह कुछ ही महीनों में किसी और आदमी के साथ चली गई, महेश को भूल गई।
जेल में रहते हुए उसने उसे एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मोहित के पिता ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब तुम हमारे परिवार के बारे में सब जानती हो, इसलिए फैसला भी तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी रिश्तेदारी तुम्हारे लायक नहीं है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। फिर उन्होंने सिमरन की तरफ देखा और बोले, तुम खुद भी बड़े शहर की कामयाब लड़की हो। पता नहीं तुम्हें हमारे जैसे साधारण परिवार से रिश्ता जोड़ना पसंद आएगा या नहीं। सिमरन कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में कई बातें चल रही थीं। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, नहीं, मैं इस परिवार से रिश्ता तोड़ने वाली नहीं हूं। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। सिमरन ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा, मैं मोहित से प्यार करती हूं और किसी इंसान के परिवार में किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे परिवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन एक बात मैं भी आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं भी उतनी साफ सुथरी नहीं हूँ जितनी बाहर से दिखाई देती हूँ। मेरे जीवन में भी एक ऐसा अतीत है जिसे मैंने आज तक किसी से बताने की हिम्मत नहीं की। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। मोहित भी उसे हैरानी से देखने लगा। सिमरन ने नजरें नीचे कर लीं। फिर उसने अपने बारे में बताया, मेरी भी ऐसी ही एक कहानी है जिसे लेकर मुझे हमेशा डर रहा कि अगर कभी मोहित को पता चला तो वह मुझे छोड़ देगा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मेरे माता पिता शराब के आदी थे। मैंने बचपन से उन्हें इसी हालत में देखा है। उन्होंने कभी हमारी ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए बचपन में मुझे अपने छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मैं उनके लिए लड़ती थी, लोगों से झगड़ती थी, कई बार मारपीट तक करती थी। सिमरन की आंखों में बचपन की पुरानी यादें उतर आईं। शायद इसी वजह से मैं आज भी बहुत सख्त हूँ, जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद को मजबूत बनाकर गुजारी है। इतना कहकर वह रुक गई। फिर आगे बोली, मुझे हमेशा डर था कि कहीं मेरे माता पिता का अतीत मेरी जिंदगी बर्बाद न कर दे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी मोहित के पिता ने गंभीर आवाज में कहा, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, खासकर तब जब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा हो, क्योंकि सच चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, झूठ से बेहतर होता है। फिर उन्होंने दोनों की तरफ देखा। अब सब कुछ सामने है, कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए आज यहीं तय कर लो, ये शादी होगी या नहीं। मोहित ने बिना एक पल गवाए सिमरन का हाथ पकड़ लिया। मेरा फैसला पहले भी साफ था और अब भी साफ है। मैं सिमरन से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वह मोहित की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, और मैं तो इससे भी ज्यादा तैयार हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मोहित मेरे अतीत से डरकर पीछे नहीं हटा तो मैं भी उससे वादा करती हूँ कि आगे की पूरी जिंदगी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मोहित की माँ, जो अब तक चुप थी, उनकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गया। उन्होंने सिमरन की तरफ देखा और भावुक होकर कहा, मुझे तुम पर विश्वास है बेटी। घर का माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर पहले जहां डर, शक और पुराने जख्मों की बातें हो रही थीं, वहीं अब सबके चेहरों पर राहत थी। मोहित के पिता ने गला साफ किया और अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए बोले, जब सारी बातें साफ हो ही गई हैं तो अब बैठे बैठे बातें करने से क्या फायदा। जाओ, खाना बनाने में हाथ बटाओ, थोड़ी देर में रिश्तेदार भी आने लगेंगे। सिमरन पहली बार खुलकर मुस्कुराई। मोहित भी हंस पड़ा। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि किसी रिश्ते की असली ताकत इस बात में नहीं होती कि दोनों का अतीत कितना साफ है, बाकी असली ताकत इस बात में होती है कि सच सामने आने के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं या थामे रहते हैं। और मोहित और सिमरन ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। एक सप्ताह बाद शहर के एक शानदार होटल में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सिमरन उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिस महिला ने पूरी जिंदगी खुद को सिर्फ एक मजबूत और सफल इंसान समझकर जिया था, आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह अब सिर्फ एक कामयाब औरत नहीं थी, बल्कि अब वह किसी की पत्नी बन गई थी। शादी के कुछ समय बाद उसने मोहित को एक और खुशखबरी दी। दरअसल सिमरन मां बनने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी काम शुरू होने वाला है। मोहित ने उसका हाथ थाम लिया और सिमरन ने पहली बार महसूस किया कि जिस प्यार और परिवार के लिए उसने बचपन से तरसा था,
वह आखिरकार उसे मिल ही गया। अब उसके लिए सिर्फ करियर ही जिंदगी नहीं था, अब उसके पास अपना परिवार था, अपना घर था और सबसे बढ़कर ऐसा जीवन साथी था जिसने उसके अतीत को नहीं बल्कि उसके दिल को देखा था।